हम प्रिजर्वेशन ऑफ मीट की बात कर रहे थे, तो हमने अब तक दो तरीके के प्रिजर्वेशन देख लिए थे। एक में हम जो है मॉइस्चर को कंट्रोल करके प्रिजर्व प्रिजर्व कर रहे थे, और दूसरे में हम जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करके प्रिजर्व कर रहे थे। अब तीसरा मेथड है, इसमें जो है हम डायरेक्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ही जो है या तो किल कर देंगे, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, तो उसे वो प्रिजर्वेशन जो है अब हम करने वाले हैं। सो इसके अंदर क्या होगा, प्रिजर्वेशन बाय डायरेक्ट माइक्रोबियल इनहिबिशन। तो डायरेक्टली हम जो है माइक्रोब्स का जो है इनहिबिट मतलब उनका काम करना रोक देना, या माइक्रोब्स की जो है ग्रोथ उसको रोक देंगे। तो इसमें तीन तरीके के देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन मतलब रेज की हेल्प से। सो फूड एंड मीट मे बी प्रिजर्व्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की एप्लीकेशन से जो हम फूड या मीट को जो प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि आइदर आयनाइजिंग हो सकते हैं या नॉन आयनाइजिंग हो सकते हैं। सच फूड इज रेफर्ड एज इरेडिएटेड फूड। और ऐसे फूड को जिसके का जो है रेडिएशन कर रखा है हमने, उसको क्या बोलते हैं, इरेडिएटेड फूड बोलते हैं। दे किल माइक्रोब्स इन मीट विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। तो ये जो है माइक्रोब्स का जो है, मीट के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देंगे बिना जो है मीट का जो है टेम्परेचर इंक्रीज किए। साउंड नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके ओके, एक सेकेंड। सो हम अभी बात कर रहे हैं रेडिएशन की। हेलो। अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ अभी तो आ रही है। ओके आ ओके। रही हम बात कर रहे थे रेडिएशन की। तो रेडिएशन मतलब रेज की हेल्प से जो है हम मीट को या फूड को जो है प्रिजर्व करेंगे इसके अंदर। फूड एंड मीट में बी प्रिजर्व्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। तो फूड या मीट जो है हम रेडिएशन की हेल्प से जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि चाहे तो जो है आयोनाइजिंग रेज हो सकती हैं, या नॉन आयन जो है नॉन आयोनाइजिंग रेज हो सकती हैं। सच फूड इज रेफर्ड एज इरेडिएटेड फूड। और ऐसे फूड को हम इरेडिएटेड फूड बोलेंगे। इरेडिएटेड फूड। दे किल माइक्रोब्स इन मीट विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। तो ये जो है माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जो फूड के अंदर होंगे उनको मार देंगे बिना जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए। जो फूड है या मीट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे बिना ही जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको मार देंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन इज कैपेबल ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन मीट विदाउट सिग्निफिकेंटली रेजिंग द टेम्परेचर। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है मार देते हैं बिना जो उसका जो है टेम्परेचर, मीट का टेम्परेचर बढ़ाए बिना। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। आयनाइजिंग रेडिएशन को क्या बोल देते हैं हम, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हो गए एक्सरे, यूवी रे। ये इसके एग्जाम्पल हैं आयोनाइजिंग रेज के या आयोनाइजिंग रेडिएशन के। आगे देखते हैं। एक सेकेंड। ए डोसेज ऑफ 4.5 मेगा रेड्स। ये इसकी यूनिट होती है, रेडिएशन की जो है यूनिट होती है मेगा रेड, या फिर किलो गायर या कुछ ऐसा करके होता है। अभी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, शायद किलो गायर बोलते हैं इसको। सो 4.5 मेगा रेड्स की डोज जो है कैपेबल होती है कि जो एक मीट का टुकड़ा है या मीट है उसको स्टरलाइज करने के लिए कैपेबल होती है। जिसे हम फिर अगर एक बार इससे हमने जो इतनी फ्री जो है मेगा रेड्स, 4.5 मेगा रेड्स की जो है डोज से अगर हमने उसको रेडिएशन उसके ऊपर डाल दी, तो उसके बाद हम बिना रेफ्रिजरेटर के उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं। रेडिएशन प्रिजर्वेशन में बी क्लासिफाइड एज रेडा रेडा एप्रेटाइजेशन, जिसकी रेंज ये होगी, रेड्यूराइजेशन एंड रेडिसाइडेशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बस एक बार कुछ छूटे ना इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो इसकी रेंज होती है रेडाप्राइजेशन की 20 to 30 किलो गायर, और रेड्यूराइजेशन की 1 to 10 किलो गायर, और रेडिसाइडेशन की होती है <<1 किलो गायर। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोज एट हायर लेवल देयर इज ए ऑब्जेक्शनेबल कलर एंड स्मेल इन मीट। अगर काफी ज्यादा हाई लेवल की जो है हम रेडिएशन देते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसका कलर थोड़ा बदल जाएगा, और साथ में उसकी जो स्मेल है या उसका फ्लेवर है मीट का, वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा होता है रेडिएशन के अलावा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप लोग समझते हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक्स।
तो मान लीजिए हमारा एनिमल है जिसको हमने स्लोटर करना है, तो उसको पहले ही जो है हम उसके अंदर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दें, तो फिर वो उसके अंदर उस मीट के अंदर एंटीबायोटिक्स होंगे, जो कि फिर क्या करेंगे, मीट को स्पॉइल नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। The antibiotics, when used in required concentration, imparts no flavor or odor to the meat and do not discolor the product, while most of them are considered relatively harmless to humans. तो एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं एक सीमित मात्रा में या सीमित कंसंट्रेशन में, तो ना तो कोई फ्लेवर छोड़ देते, मतलब मीट के अंदर ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट बदल जाएगा, ना उससे कोई गंध आएगी, ऑर्डर उससे कोई भी नहीं आएगा, और ना ही इसका जो है कलर बदलेगा। और मोस्टली ये जो है हार्मलेस होता है, अगर एक लिमिटेड उसको अमाउंट में हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। एंटीबायोटिक्स जो है ह्यूमंस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सच एज क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ओटीसी, जिसे हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या क्लोरएम्फेनिकोल, इनका यूज करते हैं कॉमनली, जो कि क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो अनिल? भाई ऐसे हो। नाम बताते हैं हम तो पढ़े। हाँ, आप लोगों ने फार्मेसी में देखा होगा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो कि ऐसे ड्रग जो भी जैसे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो दोनों को मार दें। हाँ हाँ, ये तो नैरो स्पेक्ट्रम एक होगा तो तो किसी एक तरीके वाले को मारेगा, जैसे चाहे तो ग्राम नेगेटिव को मारे या ग्राम पॉजिटिव वाले को। हाँ। तो ऐसे जो कि दोनों को मार दें उन्हें बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो जैसे ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं। दे डू नॉट स्टरलाइज द मीट, तो ये ना ऐसा नहीं है कि उस मीट को स्टरलाइज कर देंगे कि उसके अंदर कोई होगा ही नहीं बैक्टीरिया वगैरह, बट दे डिले द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर ये जो है उनकी ग्रोथ को जो है एक तरीके से इनहिबिट कर देते हैं, या फिर मतलब ज्यादा टाइम लेके जो है उन वो ग्रो करेंगे, इतने जल्दी जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्री स्लोटर मतलब स्लोटर से पहले इंजेक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड, और जो है प्री प्री स्लोटर इंजेक्शन है वो सबसे इफेक्टिव मेथड है। हम जो है स्लोटर से पहले उसको इसका इंजेक्शन लगा दें, तो हमारा जो है एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी के अंदर होंगे, तो फिर उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ काफी लेट होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। An important objection to inclusion of antibiotics in meat is that it will create antibiotic resistant strains of pathogenic bacteria. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन जिसे हम बोल सकते हैं या ऑब्जेक्शन जिसे बोल सकते हैं, वो क्या है कि जो हम थोड़ी मात्रा में इसके अंदर जो एंटीबायोटिक देंगे वो क्या कर सकता है, एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस वाली जो स्ट्रेन्स है वो बना सकता है, पैथोजेनिक मतलब कि जो डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो स्ट्रेन है वो बना सकता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का मतलब समझते हो अनिल? मतलब उनका मतलब एंटीबायोटिक देंगे तो भी मतलब उसके खिलाफ वो लड़ देंगे मतलब है। हाँ, उसका असर नहीं होगा उनके ऊपर। तो ये आता कैसे है? हाँ। आता यूं है, अगर मान लो हमने दे दिया उसको थोड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक, उससे क्या होगा, जो कुछ तो मर जाएंगे, और जो ज्यादा तगड़े वाले बैक्टीरिया होंगे ना वो मरेंगे नहीं, और वो उससे भी लड़ने की ताकत उनके अंदर आ जाएगी किसी भी तरीके से, मतलब इम्यूनिटी बन जाएगी उसके प्रति। डीएनए के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे उसके अंदर जो है इम्यूनिटी बोल सकते हैं, बाकी इम्यूनिटी वर्ड ठीक नहीं होगा, वो रेसिस्टेंट हो जाएंगे आगे, फिर उनका जो उनके ऊपर जो है असर नहीं होगा। तो ये काफी ज्यादा जो है डरावनी बात है कि अब आगे फिर हम अगर उनके ऊपर जो है एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो फिर वो एंटीबायोटिक से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी मात्रा में देने तक वो है यो लगभग लगभग, मतलब ज्यादातर इसका केस जो है कि अगर हम थोड़ी मात्रा में देंगे तो पूरा पूरा मरेगा नहीं, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उसके अंदर जो है आ जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में दे देते तो वो मर ही जाता। तो इस वजह से अगर मतलब इसमें थोड़ी मात्रा में देंगे, और इस वजह से जो है जो डिजीज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा जो है हमारे लिए एक चुनौती है। तो ये एक तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्शन था ये हो गया। Yet another objection is that antibiotics are ineffective against yeast and mold। तो जो खमीर होता है, यीस्ट जो होता है उसके खिलाफ, और जो मोल्ड्स मतलब कि एक तरीके से फंगस वगैरह जो है, इनके खिलाफ जो है ये काम नहीं करता। तो ये चीजें खराब कर सकती है हमारे जो है मीट को। ये तो सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करेगा। इसके अलावा क्लोरम्फेनिकोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन आर समवट टॉक्सिक। और जो एक क्लोरम्फेनिकोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिक जो है
कंडीशंस भी पैदा कर सकता है, तो ये हमारे लिए जो है ठीक नहीं है, ऐसे वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं अगर वो यूज होते हैं मीट के अंदर। तो पेनिसिलिन प्रोड्यूसेस हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये भी एक तरीके से हमारी बॉडी को ज्यादा सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिविटी जो है ला सकता है, तो ये भी जो है पेनिसिलिन का भी यूज ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा ही है कि मतलब है इसके भी कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा है एंटीबायोटिक्स के यूज करने के। अब तीसरा है इसमें, ये हम देख रहे हैं कि सीधा हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट कर रहे हैं। इसके तो अब तक हमने देखा है कि एक तो रेडिएशन की हेल्प से, दूसरा एंटीबायोटिक्स की हेल्प से, तीसरा कैसे कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स उनके अंदर यूज करके। सो इसमें क्या हो सकता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव, सोडियम नाइट्राइट हो गया, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सोर्बिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया। ये सब जो है हम केमिकल्स यूज करेंगे, जिससे जो है उनके अंदर जो है उनका जो है प्रिजर्वेशन, या उनको लंबे टाइम तक फिर हम स्टोर कर पाएंगे। नेवरदलेस दिस रेमेडी हैज ड्रॉबैक्स, तो कुछ भी करो इसके अंदर इसके भी जो है कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी जो खामियां हैं हमें देखने को मिलेंगी, बिकॉज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में बी नॉन स्पेसिफिक प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। तो ये ऐसा है कि मतलब अगर उसके अंदर हमने यूज तो कर लिए, पर हो सकता है कहीं ना कहीं जाके वो जो केमिकल हमने यूज किया था वो आगे जाके किसी न और सेल के ऊपर एक्ट करे हमारी बॉडी के अंदर, और वो किसी तरीके से हमें हार्म कर सकता है, नुकसान हमें जो है पहुंचा सकता है। देर आर मैनी केमिकल्स विच प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड्स, तो ऐसे कुछ केमिकल हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं फूड के अंदर, और एक्ट करते हैं कैसे, प्रिजर्वेटिव के तरीके से, तो उनका हम यूज करते हैं। वेरी फ्यू केमिकल्स आर नाउ परमिटेड एज प्रिजर्वेटिव्स, पर इनमें से बहुत कम जो है आज के दिन जो है सरकार जो है हमें परमिशन देती है कि इनका आप प्रिजर्वेटिव की तरह तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर ओनली इन माइन्यूट क्वांटिटीज, और इनका भी यूज भी हम जो है बिल्कुल कम मात्रा में हम करते हैं। माइन्यूट का मतलब क्या होगा, कम मात्रा में। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, और जो इनके साल्ट है वो हो गए। वो किसके खिलाफ काम करते हैं, मोल्ड मोल्ड एक तरीके से फफूंदी जिसे बोलते हैं, तो ये मोल्ड इनिबिटर की तरीके से काम करते हैं, सिट्रिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और बेंजोइक एसिड, और इनके जो है साल्ट्स। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। और इसके अलावा जो है सोरबेट, बेंजोएट, ये कैपेबल होते हैं कि जो यीस्ट होता है फूड के अंदर उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो कोई खास ज्यादा याद रखने को तो है नहीं इसके अंदर, फिर भी हमने कवर कर लिया। और कुछ इसके एमसीक्यू वगैरह बना लेंगे तो कुछ चीजें और याद रहेंगी। बाकी मीट साइंस हमारा पूरा हो गया है, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं मिल्क साइंस। ओके, बाय।